बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस सब। आज की क्लास में हम जीके जीएस के क्वेश्चंस भी साथ में ऐड करने वाले हैं नर्सिंग क्वेश्चंस के साथ में। और यहाँ पर आज की क्लास के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे आपकी जो योजनाएं हैं प्रोग्राम्स है वो, साथ में जीके जीएस के रिसेंट के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आने के 100% चांसेस रहेंगे। जो भी लोग क्लास में नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो पाए। दूसरी चीज़, जिन्होंने भी अभी तक मेडिकल नर्सेस ऐप की ऐप डाउनलोड नहीं की है प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। वो 3 दिन से जो लास्ट कुछ महीनों से ऐप में कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए स्टॉप कर दी गई थी, बट नाउ अभी फिर से वर्किंग में है तो आप डाउनलोड कीजिए। आपको फ्री चैलेंज MCQ क्विज़ है बेस्ड ऑन योर सिलेबस। जो आपका सिलेबस है वो मैंने कल की क्लास में भी कहा था कि जो भी चीज़ आप आज पढ़ेंगे वो कल आपको एज एन जो MCQ क्विज़ है उसमें अपडेट कर दी जाएगी, जो आप वहाँ पे जाके अपना नॉलेज लेवल चेक कर सकते हैं। जो क्लास हमने कल पढ़ी थी आज रात के 10 बजे वो आपको वहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी, मतलब MCQ बेस्ड। तो जो भी लोग अपना नॉलेज लेवल चेक करना चाहते हैं कितना बनता है क्या नहीं वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप जहाँ के जो भी पेपर्स वगैरह दे रहे हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम देते हो, सभी स्टडी मटेरियल आपको ऐप में अवेलेबल है तो जाके प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। जो भी लोग PDF फॉर्मेट पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, जो लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। और मेंबरशिप आप लोग लेते हैं तो आपको फिर पूरी ऐप का एक्सेस है जो मिल जाएगा। एक्सेस मिलने का मतलब कि आप ऐप में कोई सी भी जो पेपर देते हैं तो आप उनकी तैयारी वहाँ पे 1 टाइम पेमेंट के साथ है जो कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये रहा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट यूनिक ब्लड ग्रुप। तो अभी तक आपने ब्लड ग्रुप अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप है जो पढ़े हुए हैं, तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो यूनिक अभी तक आपने A+, B+, AB, O नेगेटिव, O पॉजिटिव ये सभी पढ़े हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो यूनिक ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है। ऑप्शन में है EAMM नेगेटिव, AMW पॉजिटिव, SNE नेगेटिव, RHE ब्लड ग्रुप है वो क्या है। तो यूनिक ब्लड ग्रुप है जो डायग्नोस और जो फाइंड आउट हुआ था वो था EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप, जो कि पहली बार गुजरात में एक 65 साल के पर्सन में फाइंड आउट किया गया था जब उसकी हार्ट सर्जरी की जानी थी। उसमें डॉक्टर खुद कंफ्यूज थे कि ये ब्लड ग्रुप है कौन सा, क्योंकि पूरे विश्व में यदि हम बात करें तो ये बहुत ही रेयरली मिलता है। रेयर का मतलब ना के बराबर। हो सकता है कि इंडिया में 10वां मामला हो, पूरे विश्व के कंपेयर में आप बात करें तो जो EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिला था वो इंडिया में गुजरात के एक 65 साल के ओल्ड एज पर्सन में मिला था जब उसकी हार्ट सर्जरी की जानी थी। तो एक बहुत ही रेयर किस्म का ब्लड ग्रुप है जो पूरे विश्व में रेयर से भी रेयर मतलब रेयरेस्ट ना के बराबर पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है। डॉक्टर्स को कन्फ्यूज़न थी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है कि किसी और को ना तो ये एक्सेप्ट कर पा रहा है जो आपके यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ना तो वो है, ना ही डोनर है, ना ही ये भी है, ना वो है क्या। तब डायग्नोस करने के बाद पता चला कि ये EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो इंडिया में जो सबसे पहला केस आया था EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप का वो कहाँ मिला था, गुजरात में। और उसके बाद अभी तक इंडिया में तो कोई भी केस नहीं आया है इसका। नेक्स्ट वन, इंडियाज फर्स्ट मंकी पॉक्स केस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन विच स्टेट। मंकी पॉक्स आफ्टर कोविड के बाद है जो फंगल इन्फेक्शन फैला था, फिर आया था मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स का पहला केस कहाँ रिपोर्ट हुआ था, गुजरात में, कर्नाटका में, केरला में कि महाराष्ट्र में। तो मंकी पॉक्स का जो पहला केस रिपोर्ट हुआ था केरल में। केरल का जो कोलम डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर, कोलम में 14 जुलाई 2022 को पहला केस 33 साल के पर्सन में डिटेक्ट हुआ था जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट से लौट कर आए थे। तो यहाँ पर 12 जुलाई को वो लौट के आए थे UAE से और 14 जुलाई को उनमें डिटेक्ट हो गया था, रिपोर्ट हो गया था क्या, मंकी पॉक्स। तो यहाँ पर यदि बात करें कि इंडिया में पहला केस मंकी पॉक्स का कहाँ पे डिटेक्ट हुआ तो वो था केरल में। नेक्स्ट वन, विच कंट्रीज हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर।
तो किस देश का हाईएस्ट अवार्ड है? नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि मोदी जी को रिसेंट में हाल फिलहाल में दिया गया। तो ये किस देश का हाईएस्ट अवार्ड है? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राज़ील। तो ये किस देश का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है? तो यह कहाँ का? फ्रांस का। जब अभी रिसेंट में मोदी जी फ्रांस गए हुए थे तो वहाँ के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन, क्या है? इमानुएल मैक्रोन ने उनके लिए उपाधि दी, ऑनर दिया है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके लिए। तो किस देश का हाईएस्ट अवार्ड होगा? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है फ्रांस का, और ये दिया गया है मोदी जी को। और यहाँ पर जून 2023 में ही मोदी जी को इजिप्ट में भी एक अवार्ड दिया गया है, वो था ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो कि इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। याद रखें, ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट जो देश है, मिस्र देश, वहाँ का सबसे हाईएस्ट ऑनर वाला अवार्ड है जो मोदी जी को दिया गया। और रिसेंट में फ्रेंच प्रेसिडेंट, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मोदी जी को फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया है। हु हैज़ बिकम द 17th इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी ऑन डेब्यूट? तो यहाँ पर कौन है जो 17th इंडियन है? क्या है? 17वें नंबर का इंडियन है जिन्होंने डेब्यूट में मतलब पहली बार खेले गए मैच में ही इन्होंने अपनी क्या लगाई है? सेंचुरी लगाई है, सीधे 100 रन बना लिए हैं। ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, यशस्वी जायसवाल या फिर शुभमन गिल, किन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है अभी रिसेंट में, हाल फिलहाल में? तो ये कारनामा किया है यशस्वी जायसवाल ने। इंडिया के यंग ओपनर हैं यशस्वी जायसवाल, जो कि इंडिया के 3rd इंडियन ओपनर बने हैं जिन्होंने अपनी डेब्यूट में ही फर्स्ट टेस्ट इनिंग में ही, अपने करियर की फर्स्ट टेस्ट इनिंग में ही 100 रन बना दिए। इसके पहले ये काम किया था शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने। किसने? पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने। लेकिन अब कौन बन गए हैं 17वें इंडियन जो कि टेस्ट डेब्यूट में ही अपना पहला सेंचुरी लगा ली? वो कौन है? वो है आपके यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ SBI कार्ड? तो SBI कार्ड के, SBI बैंक की बात नहीं हो रही, SBI कार्ड की बात हो रही है। तो उसके नए जो MD हैं और CEO हैं कौन बनाए गए हैं? अभिजीत चक्रवर्ती, राम मोहन राव अमारा, राजीव सिन्हा या फिर विजय अरोरा। तो ये अभी किसको बनाया गया है? तो ये बने हैं अभिजीत चक्रवर्ती। कौन बने हैं? अभिजीत चक्रवर्ती को रिसेंट में SBI ऑफ इंडिया का न्यू MD और CEO बनाया गया है। SBI कार्ड का, ध्यान से सुनिए, SBI का नहीं, SBI कार्ड का MD और CEO बनाए गए कौन? अभिजीत चक्रवर्ती। इन्होंने राम मोहन राव अमारा को रिप्लेस किया है। किसके लिए? राम मोहन राव अमारा को रिप्लेस किया है, जो कि 11 अगस्त को अभिजीत चक्रवर्ती है जो अपॉइंट किए जाएंगे। और इनका कार्यकाल रहेगा अगस्त 12 से लेके 2 साल तक के लिए, पीरियड ऑफ 2 आवर के लिए। नेक्स्ट इज लॉर्ड हनुमान हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल मास्कोट ऑफ विच चैंपियनशिप? ये देखिए, भगवान हनुमान के लिए, लॉर्ड हनुमान के लिए मास्कोट के तौर पे चुना गया है। जैसे कहीं कहीं के जो मास्कोट के तौर पे बैल चुने जाते हैं, हॉर्स चूज़ किए जाते, पेंगुइन चूज़ की जाती हैं, लेकिन अभी रिसेंट में कौन सी चैंपियनशिप है जिसमें लॉर्ड हनुमान को एज अ मास्कोट के तौर पर प्रेजेंट किया गया? एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, क्रिकेट एशिया कप, डेविस कप या वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। किसमें अभी हनुमान जी को एज अ मास्कोट के तौर पे चुना गया, डिक्लेयर किया गया है? तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। क्या है? एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25वीं नंबर की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो कि होने वाली है। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जो तौर पर चुने गए हैं इंडिया पूरे चैंपियनशिप के लिए, तो वो कौन चुने गए हैं? वो है भगवान हनुमान, जो मास्कोट के तौर पर प्रेजेंट किए जाएंगे। नेक्स्ट वन, विथ विच कंट्री इंडिया हैज स्टार्टेड बायलैटरल ट्रेड इन रुपीज़? किस देश के साथ है किस देश के साथ भारत ने बायलैटरल ट्रेड स्टार्ट किया है करेंसी को लेके? भूटान, श्रीलंका, नेपाल या फिर बांग्लादेश? किस देश के साथ?
तो ये किया है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश ने रिसेंट में बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ है जो रुपीस चलने का काम किया है जॉइंट तरीके से। तो यहाँ पर इंडियन हाई कमिश्नर जो कि ढाका प्रणय वर्मा है, उन्होंने कहा है कि भारत और बांग्लादेश में इंडियन रुपीस है जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन के तौर पे यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट इज विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ कैनेडा ओपन। रिसेंट में जो कनाडा ओपन टाइटल हुआ है तो इंडियन किस बैडमिंटन ने कैनेडियन ओपन का टाइटल जीता है? परुपल्ली कश्यप, श्रीकांत किदाम्बी, लक्ष्य सेन या फिर बी साई प्रणीत। किसके लिए मिला है इंडियन बैडमिंटन को कनाडा ओपन का अवार्ड? तो ये बने हैं लक्ष्य सेन। कौन है? लक्ष्य सेन 21 साल के बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने कनाडा ओपन का टाइटल है जो जीता है। और दिस इज हिज फर्स्ट टाइटल ऑफ दिस ईयर, और ये उनका पहला टाइटल ऑफ द ईयर है। इन्होंने इंग्लैंड के लिए हराया, इंग्लैंड और चाइनीज के लिए। नेक्स्ट वन इज अ प्रिंसिपल रिगार्डिंग ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल रिगार्डिंग ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए क्या क्या प्रिंसिपल एस्पेक्ट हैं? होम विजिट है, हेल्थ केयर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है प्रिंसिपल? तो प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल होते हैं 4 मेन। इसमें से जो आपका आंसर होगा वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ये क्या है? सब प्राइमरी हेल्थ केयर के क्या है? प्रिंसिपल हैं। लेकिन जो नहीं है वो यहाँ पर कौन से? होम विजिट, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज 1 ml ऑफ इंजेक्शन पिटोसिन कंटेंस। तो 1 ml इंजेक्शन है पिटोसिन का, कितना रहेगा इसमें डोज? 5 mg, 50 mg, 5 IU या फिर 5 mm। पिटोसिन और ऑक्सीटोसिन प्रेगनेंसी में लेबर को इंड्यूस करने के लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो पिटोसिन का 1 ml इंजेक्शन होगा 5 IU के बराबर। कितना? 5 IU। नेक्स्ट वन इज सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड इन मैनिक एपिसोड इज। सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड है वो भी मैनिया में, वो क्या है? यूफोरिया, एक्सटेसी, एक्सल्टेशन या फिर एलेशन। सीवियरली एलिवेटेड मूड का बहुत फास्ट तरीके से क्या होना? एलिवेट होना, वो भी मैनिया के पर्सन में। तो क्या है? वो कहलाएगा एक्सटेसी। क्या है? एक्सटेसी। यूफोरिया का मतलब होगा ग्रेट हैप्पीनेस और वेलबींग, अपने आप को भगवान समझना। क्या है? अपने आप को भगवान समझना। एक्सटेसी का मतलब है लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कभी कभी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, टेम्पररी लेकिन। तो ये क्या है यहाँ पर? एक्सटेसी, एलेशन और जो यूफोरिया है सभी क्या है? मैनिया के ही साइन है। लेकिन सीवियरली मूड का एलिवेट होना, बढ़ना, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्सटेसी। नेक्स्ट वन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डिकंटामिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट बिफोर फाइनल डिस्पोजल इज। बेस्ट मेथड क्या है? किसी भी डिस्पोजल को डिस्पोज करने के लिए, डिकंटामिनेट करने की बेस्ट मेथड क्या है? ऑटोक्लेविंग, श्रेडिंग, इंसिनरेशन या फिर पल्वराइजेशन। जो बेस्ट मेथड है डिस्पोज करने की किसी भी वेस्ट को वो है ऑटोक्लेविंग। बेस्ट मेथड की बात करें तो क्या है? ऑटोक्लेविंग। बेस्ट केमिकल की बात करें तो वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ध्यान से सुने, बेस्ट मेथड है वो है डिस्पोज करने के लिए ऑटोक्लेविंग। बेस्ट बॉडी के पार्ट्स वगैरह यदि रहते हैं तो उनको डिस्कार्ड करने के लिए क्या है? इंसिनरेशन। लेकिन केमिकल में पूछें तो वो होता है 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द मसल दैट लाइज ऑन द एंटीरियर थोरेसिक वॉल इज। कौन सी मसल है एंटीरियरली थोरेसिक वॉल के यहाँ से निकलेगी? पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स या फिर बाइसेप्स। थोरेसिक वॉल के यहाँ से जो मसल निकलेगी वो कौन सी होगी? होगी पेक्टोरलिस मेजर। क्या है? पेक्टोरलिस मेजर मसल, जो कि थोरेसिक वॉल के एंटीरियर साइड से निकलेगी। पोस्टीरियर से अलग निकलेगी, एंटीरियर से अलग निकलेगी। एंटीरियर थोरेसिक वॉल के यहाँ से कौन सी मसल निकलेगी? होगी पेक्टोरलिस मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
और जो जितनी भी क्लासेस अभी आपकी होती जा रही हैं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो भी क्लासेस आपकी होती जा रही हैं, सभी क्लासेस आपको जो ऑफिशियल ऐप है उस पर एज एन चैलेंज क्विज के तौर पे ऐड कर दी जाएंगी और उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो आप लोग जाइए और अपना क्विज चैलेंज है जो वहाँ पे खेल सकते हो। डेली मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि आपको 10 क्वेश्चन जीके के डेली नाइट में ऐड किए जाएंगे, तो वो आज मंडे से आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। डेली 10 क्वेश्चन आपके जीके जीएस में रहेंगे और 25 to 30 क्वेश्चन आपके ये रहेंगे जो आप पर मॉडल पेपर और पर सीरीज़ चैनल पर देखते हैं, ताकि यहाँ पे आपका नॉलेज लेवल भी पता चले और साथ ही साथ आपको आइडिया भी रहे कि आपको पेपर में कैसे आंसरिंग करनी है। क्लियर? नेक्स्ट इज द टर्म विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब idiosyncratically formed new words whose derivation cannot be understood easily is। तो ऐसे वर्ड्स कौन से हैं, यहाँ पर आपको बताना है ऐसे वर्ड्स कौन से हैं जिनका कुछ मीनिंग नहीं है लेकिन वो नए बनाए हुए हैं। मैनरिज्म, म्यूटिज्म, नेगेटिविज्म या फिर नियोलॉगिज्म, क्या होंगे वो? ऐसे टर्म जो मतलब कुछ नहीं है लेकिन नए बनाए गए हैं, तो वो क्या हैं? वो आपके कहलाएंगे न्यूलॉगिज्म। क्या होंगे? न्यूलॉगिज्म, मतलब नए बनाए हुए वर्ड। ये साइकेट्रिक वाले जो पर्सन होते हैं उनमें ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर यहाँ पर आपका आता है मैनरिज्म। मैनरिज्म का मतलब है कि समबडीज पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग और पर्टिकुलर मूवमेंट ही और सी ऑफन डज। मैनरिज्म का मतलब है कि कुछ इस तरीके की हरकतें करना जो अपनी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए या फिर बोलने के लिए करेगा, वो क्या है? मैनरिज्म। म्यूटिज्म का मतलब है कि बोलना ही नहीं। ऐसा नहीं कि बोलते नहीं बनता है, बोलते बनता है लेकिन कुछ केस में वो नहीं बोलेगा, म्यूट रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका म्यूटिज्म। नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। यदि किसी को ईसीटी दी जा रही है, क्या है? ईसीटी दी जाती है, तो एब्सोल्यूट मतलब ऐसे केस में आप ईसीटी नहीं दे सकते हैं। तो क्या है? राइज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन, रेटिनल डिटैचमेंट, मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर डायबिटीज। किस केस में नहीं दी जाएगी? तो अगर राइज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जब आपका आईसीपी बढ़ा हुआ है, क्योंकि ईसीटी देने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाता है और ब्रेन डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। तो जब भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तब यहाँ पर आपको ईसीटी नहीं देना है। ऑप्शन में है एब्सोल्यूट में मतलब इंक्रीज्ड आईसीपी, जब आईसीपी बढ़ा है तो बिल्कुल नहीं देना। रिलेटिव मतलब कुछ केस में नहीं दे सकते, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसी को स्ट्रोक की प्रॉब्लम रही है, किसी को टीबी रहा है, निमोनिया रहा, अस्थमा रहा है, तो ऐसे केस में भी ईसीटी नहीं दी जाती। और ईसीटी किसके लिए दी जाती है? जब मेडिकेशन काम ना करें साइकेट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, मैनिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए जब साइकेट्रिक ड्रग काम ना करें तब ईसीटी दी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट वन, द अदर नेम ऑफ बॉडी मास इंडेक्सेस। बीएमआई का दूसरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड इंडेक्स, कैलोरी इंडेक्स, क्विटलेट इंडेक्स या फिर सिटेशन इंडेक्स, क्या नाम होगा बीएमआई का? बीएमआई का दूसरा नाम होता है क्विटलेट इंडेक्स। क्या है? क्विटलेट इंडेक्स। नॉर्मल बीएमआई कितनी होती है? 19 to 25 तक। कितनी? 19 से 25 तक। लेकिन अंडरवेट बिलो 19, क्या है? बिलो 19 अंडरवेट। नॉर्मल होती है 19 to 24.9 तक। फिर आता है ओवरवेट, तो क्लास फर्स्ट में, ग्रेड फर्स्ट में 25 से 29.9 तक। ग्रेड सेकंड ओबिस की क्लास आएगी जिसमें 30 से 39 तक, 39.9 तक। ग्रेड थर्ड मॉर्बिडली ओबिस मतलब बहुत ज़्यादा, तो होगा मोर देन 40। अब बीएमआई और क्विटलेट इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। क्या है? वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर। मेडिकल जेन्युक्लेट बॉडीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ। तो जो मेडिकल जेन्युक्लेट बॉडीज हैं किसका पार्ट है? लिम्बिक सिस्टम का, मोटार सिस्टम का, ऑडिटरी सिस्टम का या फिर विजुअल पाथवे का। तो ये किसका पार्ट है? मेडिकल जेन्युक्लेट। तो ये पार्ट है ऑडिटरी सिस्टम का। क्या है? ऑडिटरी सिस्टम का पार्ट। यहाँ पर ये देखिए जो इमेज दी हुई है
तो यहाँ पर ऑडिटरी पाथवे क्या करती है, मेडियल जेनिकुलेट बॉडी क्या करेंगी, ऑडिटरी पाथवे बनाएंगी। और जो लेटरल, यदि मेडियल पूछते तो ऑडिटरी पाथवे के लिए, और लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज पूछते हैं तो विजुअल पाथवे के लिए। दोनों आपको याद रखना है। यदि मेडियल पूछें तो किसके लिए, ऑडिटरी सुनने के लिए, और यदि लेटरल पूछें तो विजन के लिए। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द फीचर्स इंडिकेट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस ऑफ न्यूबॉर्न एक्सेप्ट। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के सभी साइन है न्यूबॉर्न बेबी में किसी एक को छोड़कर। दैट मीन्स क्या हो सकता है, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस भी हो सकता है। ऑप्शन में है इट फेड्स बाय 7th डे ऑफ लाइफ। क्या है, इट फेड्स बाय 7th डे ऑफ लाइफ। दैट मीन्स अपने आप ही 7th डे में क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर इट पीक्स बाय 3rd डे ऑफ लाइफ, मतलब आफ्टर बर्थ के बाद तीसरे दिन क्या होगा, पीक पर रहेगा। फिर आता है इट अपीयर्स बिफोर अटेनिंग 24 आवर ऑफ एज। दैट मीन्स यहाँ पर 24 घंटे के पहले ही ये दिखाई देगा। इट अपीयर्स आफ्टर अटेनिंग 24 आवर ऑफ एज। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सभी फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के पॉइंट है किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में क्या होगा कि जनरली 24 घंटे के बाद देखने को मिलता है। सेकेंड थिंग यहाँ पर है कि जो 7वें दिन क्या हो जाता है, ठीक होने लगता है, अपने आप ऑटोमेटिक ठीक होने वाला जॉइंटिस है। बच्चों को इसमें, यदि बच्चों में बिलिरुबिन लेवल की हम बात की जाए तो यदि हाई बिलिरुबिन लेवल नहीं होता है तो ये नॉर्मली भी ठीक हो जाता है। यदि यहाँ पर जब ज़्यादा बिलिरुबिन लेवल होता है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, फोटोथेरेपी की। तो यदि यहाँ पर बात करें फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस की तो 7वें दिन अपने आप ठीक हो जाएगा, पीक्स पर 3rd डे रहेगा और ये जनरली 24 आवर एज के बाद ही दिखाई देगा। लेकिन जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होगा, यहाँ पर ये देखिए, जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होगा दैट मीन्स कुछ इंटरनल ऑर्गन्स या फिर कुछ अलग से प्रॉब्लम्स हुई हैं जिसके कारण जॉइंटिस कैसा हो रहा है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण हुआ है। तो यहाँ पर जो कब देखने को मिलेगा, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस देखने को मिलेगा 24 आवर के पहले ही, बच्चा डिलीवर होने के 24 आवर के अंदर ही दिखाई देगा। लेकिन फिजियोलॉजिकल आफ्टर 24 आवर बिलिरुबिन राइसेस बाय लेस देन 15 mg पर DL के हिसाब से बढ़ेगा। यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है जनरली 4th to 5th डे और 7वें दिन तक ये अपने आप ठीक हो जाता है। और सीरम लेवल है जो इसमें लेस देन 15 mg पर DL होगा और इसमें क्लिनिकली जनरली आफ्टर 14 डेज के बाद डिटेक्ट भी नहीं होगा, अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन पैथोलॉजिकल में ऐसा नहीं होगा, इसमें ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट वन इज in the image a nurse practitioner showing some procedure regarding inhaler which method is used by a nurse। तो यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, इसमें एक नर्स क्या कर रही है, एक इनहेलर लिए है। तो कौन सा है जो मेथड यहाँ पर उसने अपनाई है अपने स्टूडेंट्स नर्स के लिए या फिर दूसरों को सिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन, पैनल डिस्कशन, डिस्कशन या फिर लेक्चर। तो यहाँ पर एक नर्स प्रैक्टिशनर क्या कर रही है, इनहेलर लिए है और वो सीधा यूज़ करके दिखा रही है। तो ये कौन सी मेथड हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की, वो चीज़ खुद है जो करके दिखा रही है जिससे इजीली समझ में आए। नेक्स्ट वन इज इन दैट इमेज यू कैन सी अ नोज ब्लीड पेशेंट, ऑल मेजर्स शुड बी परफॉर्म फॉर स्टॉप ब्लीडिंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर नोज ब्लीडिंग का मतलब होगा एपिस्टेक्सिस। तो एक बच्चे की नाक से ब्लड आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, नोज ब्लीड या फिर एपिस्टेक्सिस। तो ऐसे केस में हम ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए सभी चीज़ें अपनाएंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में अलाउइंग पेशेंट टू स्नीज, अप्लाइंग प्रेशर बाय पिंचिंग द नोज, अप्लाइंग आइस ओवर द नोज, कीपिंग द पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन विद द नेक फ्लेक्स्ड। तो यहाँ पर नोज ब्लीड और एपिस्टेक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर करेंगे पिंच नोज के यहाँ पर। दूसरा होगा आइस भी लगा सकते हैं, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठा के नेक फ्लेक्स्ड भी कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट की जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पर हमें क्या नहीं करना है, क्वेश्चन यही है। तो क्या होगा, अलाउइंग पेशेंट टू स्नीज। यदि पेशेंट ऐसे में स्नीजिंग करता है तो और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इवन जो छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स हैं वो भी रप्चर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए नोज ब्लीडिंग के टाइम पर हमें क्या करना है, स्नीज करने से स्टॉप करना है।
नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई दिस ट्यूब शोन इन बिलो इमेज। तो यहाँ पर एक इमेज में एक ट्यूब दिख रही है, कौन सी ट्यूब है? फ्रैकास ट्यूब, आईवी सेट, राइल्स ट्यूब या फिर सेंगस्टन ट्यूब। तो यहाँ पर जो ट्यूब दिख रही है सेंगस्टन ब्लैकमोर एसबी ट्यूब दिख रही है। तो ये किसके लिए यूज़ की जाती है? जनरली जो ईसोफेगल ब्लीडिंग होती है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, सेंगस्टन ट्यूब या फिर सेंगस्टन ब्लैकमोर एसबी ट्यूब। रेड ट्यूब यूज टू स्टॉप और स्लो ब्लीडिंग फ्रॉम द ईसोफेगस एंड स्टमक। यदि स्टमक में कोई ब्लीडिंग हो रही है या फिर ईसोफेगल एरिया में कुछ ब्लीडिंग हो रही है तो यहाँ पर ये ट्यूब है जो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन इज हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एन IM इंजेक्शन टू एन एडल्ट क्लाइंट। यदि आपको आयरन इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है किसी एडल्ट क्लाइंट को तो कैसे करेंगे? इंटरडर्मल इन द फोर आर्म, सबक्यूटेनियस इन द आर्म, जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल या फिर IM इन डेल्टॉइड मसल। तो सबको पता है कि आयरन इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर ही दिए जाते हैं। अब यहाँ पर इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं, लेकिन आयरन के लिए एक चीज़ यूज़ की जाती है। आयरन इंजेक्शन के लिए जितनी भी इरिटेबल मेडिसिन होती हैं उनको जेट ट्रैक मेथड अपनाई जाती है। कौन सी मेथड अपनाई जाती है? जेट ट्रैक मेथड, जिससे वो मेडिकेशन क्या हो, अदर टिश्यूज़ में लीक ना हो पाए, इरिटेशन ना हो पाए। तो इसीलिए आयरन इंजेक्शन के लिए जो मेथड अपनाई जाती होती है जेट ट्रैक मेथड। और जेट ट्रैक मेथड से इंजेक्शन दिए जाते हैं वो ओनली इंट्रामस्कुलर ही दिए जाते हैं, भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, जेट ट्रैक IM इन द ग्लूटियल मसल। क्या होगा? जेट ट्रैक मेथड अपना के। और जेट ट्रैक मेथड क्यों अपनाई जाती है? जिससे जो मेडिकेशन है, आयरन मेडिकेशन हो गए, हेलोपेरिडल हो गई और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो इरिटेशन क्रिएट कर सकती हैं, टिश्यू में लीक होने के चांसेस रहेंगे, तो उसको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी मेथड अपनाते हैं? जेट ट्रैक मेथड। नेक्स्ट वन इज बेस्ट मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन ईयर ड्रॉप इन इन्फेंट इज टू पुल ईयर। यदि हम किसी इन्फेंट में ईयर ड्रॉप इंस्टॉल करना है तो कौन सी मेथड अपनाएंगे? जो ईयर है उसको किस तरीके से पुल करेंगे, कान को कैसे खींचेंगे? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड एंड अपवर्ड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। तो ईयर ड्रॉप इंस्टॉल करने के लिए हम कान को किस तरीके से पुल करेंगे इन्फेंट में? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। कैसे? पहले डाउनवर्ड देन आफ्टर द बैकवर्ड। और यदि बड़ों में बात की जाए तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट वन इज लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर इमेज दिख रही है, क्या है? फोटोथेरेपी मशीन है, रेडिएंट वार्मर है, हीटर है या फिर एक्सरे है। तो इस इमेज को, ये इमेज है जो एग्जाम में आई हुई थी, MP NHM एग्जाम में आई थिंक। तो यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है क्या है? फोटोथेरेपी है कि रेडिएंट वार्मर है कि हीटर है या फिर एक्सरे मशीन है। तो ये जो इमेज दिख रही है क्या? रेडिएंट वार्मर। आपने लेबर रूम में इसको रखे हुए देखा होगा कि, तो यहाँ पर है क्या? रेडिएंट वार्मर। और फोटोथेरेपी क्यों दी जाती है बच्चों में? जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए। रेडिएंट वार्मर बेबी को है जो गर्माहट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्वेश्चन है विच साइन इज सीन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर एक इमेज शो हो रही है, आपको एक पर्सन दिखाई दे रहा है, दांत दिखा रहा है अपने पूरे, बट उसके कान के यहाँ पर कुछ असेसमेंट किया जा रहा है। तो इस इमेज में कौन सा साइन इसके फेस पर दिखाई दे रहा है? हॉमन्स, ब्रुजिन्स्की, चॉबस्टिक या फिर ट्राउजी साइन। ये सभी साइन एग्जाम में आते हैं, चाहे हॉमन साइन हो, ब्रुजिन्स्की हो, चॉबस्टिक हो या फिर ट्राउजी साइन हो। तो यहाँ पर जो साइन दिख रहा है कौन सा है? चॉबस्टिक साइन। ये दोनों साइन, चॉबस्टिक साइन और जो ट्राउजी साइन है, ये हाइपोकैल्सीमिया के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? हाइपोकैल्सीमिया, दैट मीन्स कैल्शियम का लेवल कम हो, टिटेनी में है जो देखने को मिलेंगे चॉबस्टिक और ट्राउजी साइन। और यहाँ पर जो हॉमन साइन है DBT के पेशेंट में देखने को मिलेगा, ब्रुजिन्स्की साइन है मेनिंजाइटिस में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर चॉबस्टिक और ट्राउजी साइन है, तो यहाँ पर चॉबस्टिक जिसके लिए विश साइन के नाम से भी जानते हैं, दैट इज सीन इन द टिटेनी। क्या है? साइन ऑफ टिटेनी है। और टिटेनी किसके कारण होगा? हाइपोकैल्सीमिया के कारण, जिसमें फेशियल नर्व में क्या होगा? एबनॉर्मल स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर व्हेन द फेशियल नर्व इज टैप्ड एट द एंगल ऑफ जॉ के यहाँ पर, जबड़े के यहाँ पर जब आप फेशियल नर्व को टैप करेंगे तो उसी सेम साइड पर जो
फेशियल फेस है वो फेशियल मसल है क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी या किसके कारण होंगी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व के कारण। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है चौबस्टिक साइन में कि जब आप फेशियल मसल के लिए क्या करेंगे, पिंच करते हैं, तो दूसरी जगह है जो क्या होगा आपको फेस पर कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में देखने को मिलेगा, जो कि कौन सी, मैसेटर मसल। और ड्राउजी साइन में क्या होगा कि स्फिग्मोमैनोमीटर में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है क्या रहेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ये दोनों साइन किसके हैं, टिटेनी के। और टिटेनी किसके कारण होगा, हाइपोकैल्सीमिया के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट वन इज लाइनर बोरोइंग ऑफ अ माइट एट फिंगर वेब्स, रिस्ट, एल्बो, एंकल एंड पेनिस सीन इन विच कंडीशन। तो यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहे हैं लाइनर बोरोइंग साइन है जो दिख रहे हैं, तो ये माइट के कारण होंगे। तो ये किसके है जो साइन है, टिटेनी के, स्कैबीज के, इम्पेटिगो के या फिर सोरियासिस के। तो जो यहाँ पर लाइनर बोरोइंग साइन, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लाइनर बोरोइंग साइन है जो किसमें देखने को मिलते हैं, स्कैबीज में। जो इमेज दिख रही है या तो इमेज आपको देख, जो भी यहाँ पर फोल्डेड एरिया होंगे, यहाँ पर आपको यदि फिंगर वेब्स, रिस्ट, एल्बो, एंकल, पेनिस एरिया याद नहीं हो पाता है, जो भी फोल्डेड एरिया होंगे वहाँ पर आपको लाइनर बोरोइंग है जो देखने को मिलेंगे, वो भी ईच माइट के बाइट करने से। जो स्कैबीज का पॉजिटिव एजेंट है ईच माइट, उसके बाइट करने से होंगे, तो ये क्या है, स्कैबीज के साइन है। नेक्स्ट वन इज इन इमेज वन बेबी इज मूव अराउंड ऑन देयर हैंड कीपिंग देयर एब्डोमेन ऑफ द फ्लोर। तो यहाँ पर एक इमेज देखिए आप, इसमें दिखाया गया है कि एक बेबी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किससे, हैंड से, एब्डोमेन को ऑफ किए है फ्लोर से। तो ये क्या है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्रीपिंग, क्राउलिंग, रोलिंग और स्टैंडिंग। अब यहाँ पर आप दो इमेज देख सकते हैं, आंसर आपने ऑलरेडी देख लिया कि ये क्या है, क्रीपिंग है। बेबी क्या कर रहा है, रेंग रहा है। फर्स्ट इमेज में बेबी क्रीपिंग कर रहा है, सेकंड इमेज में बेबी क्राउलिंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि मूव अराउंड ऑन देयर हैंड कीपिंग देयर एब्डोमेन ऑफ द फ्लोर। फ्लोर पर एब्डोमेन है लेकिन अपने हाथों के बल खिसक रहा है, तो क्या है, क्रीपिंग। यदि एब्डोमेन क्या किए रहेगा, वो अपना धरती से है जो अप किए है और हाथ और पैर घुटनों के बल बस भाग रहा है, तो क्या है, क्राउलिंग। नेक्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड इज परफॉर्म्ड इन विच डायरेक्शन। तो यदि सर्जिकल वुंड को आप क्लीन करते हैं तो कौन से डायरेक्शन में क्लीन करेंगे, इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, डिवाइड द वुंड इनटू इक्वल हाफ एंड क्लीन ईच, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यदि आप सर्जिकल वुंड को क्लीन करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, इनर टू आउटर। यदि ऐसे ही आँखों में पूछा जाता है कि आँखों को कैसे क्लीन करेंगे, इनर टू आउटर कैंथस। इसी तरीके से जो भी सर्जिकल वुंड होते हैं उनको किस तरीके से क्लीन किया जाता है, इनर टू आउटर। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ड्यूरिंग IM इंजेक्शन हेल्प्स टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ मेडिकेशन फ्रॉम द टिश्यू। तो कौन सी टेक्निक से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में हम मेडिकेशन को दूसरे टिश्यूज में लीक होने से बचा सकते हैं। ऑप्शन में स्लो पुश ऑफ इंजेक्शन, स्ट्रेंथनिंग द स्किन, स्ट्रेचिंग द स्किन, एडमिनिस्ट्रेशन एट 90 डिग्री एंगल, मसाजिंग द स्किन विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। यदि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आप किसी पेशेंट में दे रहे हैं और हमें मेडिकेशन को क्या करना है, दूसरे टिश्यू में लीक होने से बचाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जेट ट्रैक मेथड अपना सकते हैं। जेट ट्रैक मेथड 90 डिग्री एंगल पर ही IM इंजेक्शन एडमिनिस्टर होगा, लेकिन एक कंडीशन लगेगी, वो क्या होगी, स्किन को स्ट्रेंथ करने की, स्ट्रेच करने की कंडीशन। इस तरीके से देखिए, पुल स्किन टॉट देन इंसर्ट द निडल। आपको स्किन के लिए क्या करना है, प्रॉपर तरीके से पुल करके रखना है, जिससे मेडिसिन क्या जाए, जब एडमिनिस्टर करें हम जेट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू, तो मेडिसिन दूसरे टिश्यूज में लीक ना हो पाए, इरिटेशन ना हो पाए, तो क्या करेंगे हम जेट ट्रैक मेथड अपनाएंगे। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, स्ट्रेचिंग द स्किन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंडीशन दैट इज सोन इन दिस इमेज। हो सकता है इमेज में आपको हो सकता है एग्जाम में दूसरे तरीके से इमेज दी जाए आपको, लेकिन यहाँ पर लिप्स दिख रहे हैं आपको, एक पर्सन के पूरे आपको फटे फटे से दिख रहे हैं। कौन सी कंडीशन है, हेलिटोसिस,
चिलाइटिस, सोर्ट्स या फिर कैलकुलस। तो जो चारों टर्म एग्जाम में आ सकते हैं आपको ये बनाए हुई हैं। तो जो यहाँ पर इमेज में ये चीज़ दिख रही है क्या है, चिलाइटिस। क्या है, चिलाइटिस। अब यहाँ पर हम जो चारों टर्म है वो देखते हैं। हेलिटोसिस का मतलब तो होगा बेड ब्रीदिंग, मतलब स्मेलिंग ब्रीदिंग, कोई सांस लेता है क्या आएगी, स्मेल आएगी आपको, तो वो क्या है, हेलिटोसिस। ग्लोसाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। स्टोमेटाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ। पेरिडोंटाइटिस का मतलब होगा कि जो गम्स की लाइनिंग है, टीथ का गैप है, वहाँ पर क्या होना, इन्फेक्शन होना। चिलाइटिस का मतलब होगा क्रैकिंग ऑफ द लिप्स, जनरली राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होते हैं। जो लिप्स के एंगल के यहाँ पर भी ये हो सकता है इस तरीके से, ठीक है, चिलाइटिस। सोर्ट्स का मतलब होगा डेब्रिस दैट कंसिस्ट ऑफ फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एपिथेलियल सेल्स दैट ऑक्यूमुलेट ऑन द टीथ। तो जनरली जब किसी पर्सन को नील पर ओरल रखा जाता है या फिर आप खा पी के ब्रश नहीं करते हैं 2-2 दिन तक, तो जो खाना पीना है वो आपके दांतों में ही जम के सड़ जाएगा, वो क्या कहलाता है, सोर्ट्स। नेक्स्ट वन इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन किसके थ्रू सीक्रेट होगा, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड या फिर एड्रीनल ग्लैंड। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, इसको कौन सीक्रेट करता है, तो इसको हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा। देन जो यहाँ पर ध्यान से देखिए TSH नहीं है, TRH हार्मोन है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, जो क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि अब तुम T3, T4 और TSH को रिलीज करो। लेकिन पहले TRH है जो आएगा, कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से। ये देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा TRH को, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड को कहेगा कि अब तुम TSH, T3 और T4 को रिलीज करो। तो ये क्या है, यदि T3, T4, TSH पूछते हैं तो थायराइड रिलीज करेगा, लेकिन यदि TRH पूछते हैं तो हाइपोथैलेमस। ये चीज़ दिमाग में रखना है आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड के। जनरली 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसका दूसरा नाम क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस, एग्जाम में आ चुका है, BNS 041 पेपर में आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसका दूसरा नाम क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस, जो कि ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH, LH एंड प्रोलैक्टिन को रिलीज करेगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसको हम कहेंगे, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और ADH हार्मोन को रिलीज करेगा। फिर आता है पीनियल ग्लैंड, जो कि मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करेगा। मेलाटोनिन का काम क्या होता है, बॉडी के कलर को है जो मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट वन इज पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन। तो यहाँ पर हम लेटरल कर्वेचर पढ़ा था लास्ट क्लास में, यहाँ पर है आज पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन। क्या कहेंगे, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो हमने काइफोसिस, स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस तीनों की इमेज कल देखी थी। आज है पोस्टीरियर कर्वेचर। तो पोस्टीरियर कर्वेचर में हम क्या कहेंगे, काइफोसिस। लेटरल कर्वेचर में क्या कहेंगे, स्कोलियोसिस। When did the mental health bill become the mental health act? मेंटल हेल्थ बिल है जो मेंटल हेल्थ एक्ट में कब कन्वर्ट किया गया था, 1990 में, 1912, 1987 या फिर 1985 में, 85 में। मेंटल हेल्थ बिल है जो मेंटल हेल्थ बिल है, मेंटल हेल्थ एक्ट में कन्वर्ट किया गया था 1987 में। ये देखिए 3 चीज़ें दी हुई हैं। पहला था ल्यूनेसी एक्ट, जो कि 1912 में आया था। तीनों चीज़ें अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती हैं। ल्यूनेसी एक्ट केम इन 1912। देन मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1987 में। फिर यहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट बस पूछे तो 1987, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पूछे 2017 में। तीनों अलग अलग हैं एक ही चीज़ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, लेकिन पहले आया था ल्यूनेसी एक्ट, फिर मेंटल हेल्थ बिल की जगह मेंटल हेल्थ एक्ट आ गया था 1987 में। फिर 1987 से 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आ गया था। क्लियर। नेक्स्ट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी, ऑडियो विजुअल एड्स, मैन पावर या फिर क्रेडिबिलिटी। तो हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल में जो चीज़ इंक्लूड होगी वो होगी क्रेडिबिलिटी। हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दैट इंटरेस्टेबल होना चाहिए,
पर्सन को इंटरेस्ट रहे उस चीज़ में, पार्टिसिपेशन करें, मोटिवेटेड हो, कॉम्प्रीहेंसिव मतलब शॉर्ट फॉर्म में अच्छी हेल्थ एजुकेशन आप दे पाएँ। नॉन टू अननोन ये सबसे अच्छी चीज़ है, बार बार आप रिपीट करके भी चीज़ों को समझा सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो ह्यूमन रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये सब क्या होंगे, अच्छी एक हेल्थ एजुकेशन की यहाँ पर प्रिंसिपल रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, क्रेडिबिलिटी। हेल्थ एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, क्रेडिबल फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इन लॉन्च्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और इस बार भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको 15 नंबर का कहा गया है कि आपको जो NHM की स्कीम है या फिर जो पर्टिकुलर स्टेट की स्कीम है वो आपको आ सकती हैं। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब लॉन्च हुआ था, 27 सितंबर 2021 में, 21 सितंबर 2021, 20 सितंबर 2020, 27 अगस्त 2021 में। तो यहाँ पर जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है कब आया था, ये आया था 27 सितंबर 2021 में। कब, 27 सितंबर 2021 में ये आया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 27 सितंबर 2021। जो यहाँ पर ये आया था इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर प्रोग्राम लाया गया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके तहत बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड भी किया गया था। नेक्स्ट है, अभी हमने पढ़ा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब है आपका आयुष्मान भारत योजना। क्या है, आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च हुई थी। ऑप्शन है 23 अक्टूबर 2018, 23 सितंबर 2018, 12 सितंबर 2019 या फिर अक्टूबर 2020। तो ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च हुआ था 23 सितंबर 2018 में, जिसको हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY स्कीम के नाम से भी जानते हैं, जो कि 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई थी। याद रखें, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 में, जिसको आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दस्तक कैंपेन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। दस्तक कैंपेन किस स्टेट में लॉन्च किया गया था, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर असम में। कहाँ पे स्टार्ट किया गया था दस्तक कैंपेन। दस्तक योजना कहें तो मध्य प्रदेश में, दस्तक कैंपेन कहें तो वो उत्तर प्रदेश में, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो जो दस्तक कैंपेन लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल 2022 को लाया गया था। तो इस दस्तक अभियान के तहत जो वाटर बॉर्न डिसीज़ हैं, वाटर बॉर्न और वेक्टर बॉर्न डिसीज़, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोग्राम लाया गया था। डोर टू डोर कैंपेन मतलब घर घर जाके दरवाज़ा खटखटाओ आंदोलन, आप इसका जो लोगों के तौर पे क्या कह सकते हैं, तो वो क्या था, दरवाज़ा खटखटाओ। तो यहाँ पर AES मतलब एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ये दोनों डिसीज़ यूपी में बहुत ज़्यादा तरीके से फैली थी, तो इसके लिए दस्तक प्रोग्राम लाया गया था। तो यहाँ पर इसके जो यदि स्कूल पूछे दस्तक कैंपेन के, तो 600 स्कूल क्या थे, चिल्ड्रंस ऑफ 600 स्कूल इन द अफेक्टेड एरिया, उनकी भी यहाँ पे इसके तहत स्क्रीनिंग की गई थी। तो इस प्रोग्राम के तहत है जो दस्तक प्रोग्राम के तहत, दरवाज़ा खटखटाओ प्रोग्राम के तहत AES और जैपनीज इंसेफेलाइटिस, इन दोनों के लिए जो एक तरीके से हम कहीं स्क्रीनिंग के तौर पर इनके लिए लाया गया था। नेक्स्ट वन, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू हाउ मच रुपीज़ पर बेनिफिशियर फैमिली पर ईयर कैन बी वैलिड अंडर PMJAY स्कीम। तो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट कितने तक का फैमिली के एक मेंबर के लिए दिया जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की स्कीम के तहत, 30,000, 1 लाख, 5 लाख या फिर 3 लाख। तो ये अमाउंट था 5 लाख तक का, कितना, 5 लाख तक का। नेक्स्ट इज एक और क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता, इन विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल फ्री ट्रीटमेंट इज अवेलेबल टू द बेनिफिशियर्स अंडर PMJAY स्कीम। तो PMJAY स्कीम के तहत 5 लाख तक का आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेकिन वो कहाँ किया जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में,
प्राइवेट में गवर्नमेंट एंड इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर एनी हॉस्पिटल्स में कहाँ पे किया जाएगा? तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो आपका कोई PMJY स्कीम का वो नहीं मानेंगे। यस, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ जो गवर्नमेंट ने टाई अप किया है जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ में, वहाँ पे आपका ये PMJY कार्ड चल जाएगा। बाकी जो पूरे तरीके से प्राइवेट है वहाँ पे आपका ये कार्ड नहीं चलेगा। तो ये होंगी सरकारी अस्पताल और जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने जिनके साथ टाई अप किया हुआ है वो। क्लियर? नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेंबर्स पर फैमिली कैन बी एनरोल्ड फॉर PMJAY स्कीम? कितने मेंबर, किसी एक फैमिली के कितने मेंबर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं? 10, 5, 7 या फिर नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर? कोई लिमिट ही नहीं है, कितनों को कर सकते हैं। तो फैमिली में कितने भी मेंबर हो सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। क्लियर? एक क्वेश्चन आपके लिए है, एन आंगनवाड़ी वर्कर अपॉइंटेड ओवर अ पॉपुलेशन ऑफ? तो एक आंगनवाड़ी वर्कर को कितनी जनता के बीच में अपॉइंट किया जाएगा? 500, 2000, 1000 या फिर 3000? आंगनवाड़ी वर्कर्स लाई गई थी ICDS स्कीम के तहत। ICDS स्कीम आई थी 1975 में। अब यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर कितनी जनता के बीच में अपॉइंट की जाएंगी? ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जहाँ पर आपके लिए पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें फ्री में भी मिलेंगी। बाकी मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स चेक किए जहाँ पर आपको बिना पैसे पे किए ओनली आप ऐप को रजिस्टर बस कर सकते, बाकी आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो MCQ चैलेंज क्विज है वो फ्री मिल रहे हैं, आप जाके खेलिए। 1000 रुपये में आपको 1 साल की मेंबरशिप मिलती है, जो कि आप पूरा 1 साल कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, चाहे कोई सी भी सीरीज़ हो, कोई से भी पेपर हो, सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।